हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं खाना लेने आंटी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आंटी से खाना पैक करने को कहा था। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर चले जाना, पहले तुम ज़रा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल तो दुकान पर है ना। मैं वहीं बैठकर आंटी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक आंटी बोली, एक बात तो बताओ जुनेद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों के चोचले हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया था। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो, और दिमाग देखो बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया ये आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम जुनेद है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अहमद अंकल के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। अहमद अंकल मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कहता हूँ और उनकी बीवी को आंटी कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम करता हूँ। इसी वजह से अंकल मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। अहमद अंकल की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और बीवी हैं। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। अंकल की उम्र 55 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बड़ी बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और उनके घर का तमाम सामान मैं ही लाया करता था। यानी कि अहमद अंकल मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हालात और जज्बात दोनों ही बदल गए और मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं रोज़ के मुताबिक घर का सामान लेकर अहमद अंकल के घर पहुँचा। मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो बंद नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के पास बने हुए बाथरूम से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ें किस तरह की हैं, क्योंकि वो सिसकियाँ किसी के रोने की तो नहीं लग रही थीं। वो तो एक अलग तरह की आवाज़ें थीं जिसको मैं समझने से बिल्कुल अनजान था।
कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ें काफ़ी तेज़ आने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से आंटी को निकलते हुए देखा। मगर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम से वो सकपका गईं और लाल पीली होकर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था और हकलाकर बोला कि आंटी बस अभी आया था, क्योंकि बाहर खड़े होकर मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया था, मगर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं खुद ही अंदर आ गया। मेरी ये बात सुनकर आंटी खामोश हो गईं और किचन की तरफ चली गईं। उस वक्त घर में आंटी के अलावा और कोई नहीं था। खैर फिर उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफ़िन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर पहुंचने के बाद मेरा पूरा ध्यान आंटी की तरफ ही था कि आखिर आंटी बाथरूम में ऐसा क्या कर रही थी और वो ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, तो मैंने उस ख्याल को ही अपने जहन से निकाल दिया और सारा ध्यान अपने काम की तरफ कर लिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने आंटी के घर गया तो मैंने उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किया। मतलब कि जिस तरह वो आज मुझे दिख रही थी, पिछले 5 सालों में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा था। जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा उनका ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफ़िन पैक करके मेरा हाथ पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकला ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, तो मैंने मुड़कर उनके पास आ गया और बोला कि आंटी जी कहिए। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगाकर मेरे गाल पर किस कर दिया। उनके अचानक से ऐसा करने से मैं तो एकदम सकपका गया और डर भी गया था। फिर कुछ देर बाद वो अलग हो गई और मुझसे कहने लगी, जुनैद अब तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने खूबसूरत भी लगते हो। चलो अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने अंकल या फिर किसी और को मत बताना। तो मैंने ना में सिर हिला दिया और उनके घर से निकल गया। मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर आज आंटी को हुआ क्या था, और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता। अगले दिन संडे का था और अंकल संडे को दुकान बंद रखते थे, जिस वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहता था। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मेरे पहुंचते ही अंकल मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी आंटी को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं अंकल की बात सुनकर खुशी खुशी दौड़ता हुआ उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आंटी ने ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। उस वक्त आंटी घर पर बिल्कुल अकेली थी। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा। उनके इशारे पर मैं अंदर चला गया तो वो दरवाज़ा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गईं, मगर मैं सहन में ही खड़ा रहा। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, जुनैद वहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में चला गया। पहले तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब वो अंदर आईं तो उनके हाथ में 2 गिलास जूस के थे। फिर एक गिलास उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है। उनकी ये बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों जूस पीने लगे। तो जूस पीते पीते आंटी मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं है।
میں ان کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کر رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا، کون سی بات آنٹی؟ تو وہ کہنے لگیں، ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم 3 دن پہلے کھانا لینے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تمہیں گلے لگا کر پیار کیا تھا؟ تو میں بولا، جی جی یاد ہے آنٹی جی، مگر یہ بات میں کسی کو بھلا کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کر دیا تو یاد آ گئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھیں اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں، دیکھو ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھیں اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی طرح کے سوال چل رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکی تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ بالکل بے فکر رہو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ مگر حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب آنٹی نے پیروں کی مالش کرنے کو بولا۔ کہنے لگیں، آج کام بہت زیادہ تھا نا، اس لیے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز جنید تھوڑے سے پیر دبا دو۔ میں نے کہا، آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، فکر مت کرو، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا، میں گھر پر بالکل اکیلی ہوں، اور تمہارے انکل دکان پر ہیں۔ میں وہیں پر بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگا۔ پیر دباتے وقت میری نظریں ایک دم نیچے تھیں۔ اچانک آنٹی بولی، اچھا ایک بات بتاؤ جنید، کیا تمہاری کوئی سہیلی ہے؟ میں نے کہا، سہیلی؟ میں سمجھا نہیں آنٹی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ارے بدھو، میرا مطلب ہے کہ کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، آنٹی کیسی باتیں کرتی ہو، میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، اور ویسے بھی یہ گرل فرینڈ کے چوچلے تو امیروں کے ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے گھر کے حالاتوں کو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا۔ وہ کہنے لگی، اچھا اس کا مطلب تم ابھی تک کنوارے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا شرما گیا۔ وہ کہنے لگی، اچھا تو ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا من نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک آنکھ دبائی۔ میں نے کہا، آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگی، ارے بدھو، اب کیا سب کچھ میں کھل کر بتاؤں گی تمہیں؟ تمہارے اندر بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، دکھنے میں تو ایک دم گبرو جوان لگتے ہو، اور دماغ تو دیکھو بالکل بچوں جیسا ہے۔ چلو آج میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا گھبرایا تھا۔ میں نے کہا، آنٹی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں دکان پر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ابھی تو آئے ہو، اتنی جلدی کیا ہے، رکو ذرا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے روک لیا۔ پھر وہ کہنے لگیں، تم جانتے ہو جنید، تمہارے انکل کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، کاش میں غریب گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اس بوڑھے کے ساتھ مجھے شادی نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے لگیں، تھوڑے گھٹنے بھی دبا دو نا۔ میں تھوڑا ہچکچانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، شرماؤ مت، تم دبا دو۔ اس وقت انہوں نے میکسی پہنی ہوئی تھی اور میکسی کو زیادہ ہی اوپر کھینچ لی تھی۔ اس طرح کا نظارہ میں نے پہلی بار کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ نروس تھا۔ وہ کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھرا دیتی، پھر کہنے لگیں، تمہارے انکل تو مجھے خوش کر ہی نہیں پاتے، دکان سے آ کر ہی سو جاتے ہیں، میں تو ابھی جوان ہوں، بھلا میں کہاں جاؤں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں ان کی باتیں سن تو رہا تھا لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے چپک کر بیٹھ گئیں۔ پھر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگیں، کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی اور کچھ میرے سر سے اوپر گزر جاتی۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے میں اندر سے بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر آنٹی بولی، جنید تمہارے انکل کے اندر تو بالکل بھی جذبات نہیں بچے ہیں، لیکن میں تو ابھی جوان ہوں،
میری جوانی مجھے بہت تنگ کرنے لگی ہے، بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن آنٹی بہت خوش تھی۔ کہنے لگیں کافی ٹائم بعد آج میرے دل کو سکون پہنچا ہے۔ جنید، تمہیں بھی اچھا لگا نا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نظریں جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا جس کی تھکان مجھے 3 دن تک محسوس ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر آیا تو آج بھی آنٹی اسی کام کے لیے تیار تھی، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ انکل کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے آنٹی سے کیا کہ انکل اتنی دیر لگانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگیں تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ آنٹی کافی سمجھدار تھیں تو انہوں نے فوراً سے ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے انکل پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ آنٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور انہوں نے دوائی لینے کے لیے مجھے بازار بھیجا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ آنٹی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں جلدی سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا، لیکن دکان پر گراہک زیادہ نہیں تھے، لیکن انکل مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہی کہانی سنا دی جو کہ آنٹی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو انکل نے بھی اس بات کو سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ مگر نہ جانے کیوں میں انکل سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں انکل کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی بہت خوش لگ رہی تھی۔ آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ زیادہ دیر تک خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے احمد انکل کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں آنٹی سے بات کرنے میں ہچکچا رہا تھا، جبکہ آنٹی مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے جنید، آج تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ آنٹی کی بات سن کر میں صرف اتنا ہی کہنے لگا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگیں کل جو تم نے مجھے خوشی دی تھی میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچنا، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا تو آنٹی کہنے لگیں ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے آنٹی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے انکل کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا پیر کیلے کے چھلکے پر، کب پھسل جائے پتہ نہیں۔ اس کے چکر میں اپنی جوانی کیوں خراب کروں؟ میں ایک جوان جہان حسین ترین عورت ہوں، اور وہ بڈھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا آنٹی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ میں احمد انکل سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ آنٹی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی دلیلیں پیش کی، اور آخر میں مجھے اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ ہماری ضرورت ہے،
जिसको बूढ़ा अंकल पूरा नहीं कर सकता। इंसान अपने दिमाग के लिए दलीलें बना लेता है, और इसी तरह हमने भी अपने इस अमल के लिए कुछ दलीलें बना ली थीं ताकि अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकें और इस खेल को जारी रख सकें। इसके बाद तो हमारा रोज़ का मामूल हो गया था और मुझे भी आदत सी हो गई थी। अब तो मैं इंतज़ार करता कि कब अंकल खाना लाने के लिए कहें और मैं आंटी के पास जाऊं। फिर एक दिन जब मैं खाना लेने गया तो आंटी मुझसे कहने लगी कि इतने से वक्त में मुझे सब्र नहीं आता, तुम कोशिश करो कि पूरा दिन निकालो ताकि हम तसल्ली से काम कर सकें। तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई कि मैं ज़्यादा वक्त कैसे निकाल सकता हूँ, मैं उस मामले में मजबूर हूँ। तो आंटी कहने लगी कि चलो फिर मैं ही कुछ करती हूँ, कोई तरकीब सोचती हूँ। अगले दिन जब मैं आंटी के घर गया तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे एक तरकीब सूझी है जिसमें तुमको 3-4 दिन के लिए दुकान की जिम्मेदारी संभालनी होगी और साथ ही हमारे घर भी आकर रहना पड़ेगा। तब मैंने आंटी से पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन है, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे अंकल को 4-5 दिन के लिए दूसरे शहर भेज सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंकल के चाचा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन तुम्हारे अंकल दुकान और घर की मजबूरी की वजह से उनकी देखभाल के लिए नहीं जा सके थे। अगर तुम दुकान और घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल लो तो तुम्हारे अंकल से मैं इस बारे में बात करूँगी। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। दुकान का सारा काम मैं अच्छी तरह से जानता था और घर में रहना भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दिया। तब आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से आज रात को ही बात करूँगी, लेकिन अगर वो तुमसे इस बात के बारे में पूछें तो उन्हें इस बात का पता मत लगने देना कि ये बात तुम पहले से ही जानते हो। मैंने आंटी से कहा आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन जब मैं दुकान पर गया तो अंकल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैं उनकी गैर हाजिरी में दुकान चला सकता हूँ। मैंने अंकल से अनजान बनते हुए कहा कि अंकल आप कहीं जा रहे हो क्या? वो बोले हाँ, मैं 3-4 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। जिस पर मैंने अंकल को यकीन दिलाया कि आप फिक्र न करो, मैं ये काम पूरी जिम्मेदारी से संभाल लूँगा। अंकल तो बस तसल्ली के लिए पूछ रहे थे, वैसे तो वो जानते ही थे कि मैं दुकान का सारा काम समझता हूँ। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे कि मुझे दुकान की इतनी फिक्र नहीं है जितनी कि घर की है, क्योंकि घर में भी तो किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 4-5 दिन के लिए तुम हमारे घर में ही रह लो। मैं अंकल के चेहरे की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अंकल ने दोबारा कहा, अगर तुम्हारे घर वालों को एतराज़ ना हो तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम रात को हमारे घर पर ही सो जाना। तब मैंने कहा, अंकल आप कैसी बातें करते हैं, भला मेरे घर वालों को क्या एतराज़ होगा? आप हुक्म तो करके देखें, बंदा हुक्म की तामील करने के लिए हाजिर है। मैंने अंकल को पूरी तरह से मुतमईन कर दिया था और अंकल के चेहरे से भी लग रहा था जैसे कोई बोझ उनके सीने से हट गया हो। फिर कुछ समझने के बाद अंकल ने बताया कि वो कल अपने बड़े भाई की देखभाल के लिए दूसरे शहर चले जाएंगे। फिर उस दिन जब मैं खाना लेने गया तो आंटी को ये खुशखबरी सुना दी। आंटी तो खुशी से पागल हो गई। फिर शाम को दुकान बंद करने के बाद अंकल ने दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दी और बताया कि वो 4-5 दिन के लिए अपने चाचा के पास जा रहे हैं और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। फिर मुझे समझाते हुए कहने लगे कि कल अपने घर वालों को बताकर आना कि मैं 4-5 दिन तक अंकल के घर पर ही रहूँगा। मैंने इस बात में हाँ में सिर हिला दिया। घर जाते हुए आने वाले चंद दिनों के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इसी वजह से मैं रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ और 3 जोड़ी कपड़े पैक किए और घर वालों को बताकर दुकान की तरफ रवाना हो गया। पूरा दिन मैं दुकान पर रहा। दोपहर को खाना भी पास के होटल से ही मंगवा लिया था और बड़ी शिद्दत से शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम हुई तो मैं दुकान बंद करके अंकल के घर पहुंच गया। आंटी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और कोई रोमांटिक सी फिल्म देख रही थी।
जबकि उनकी बेटी स्कूल का होमवर्क करने में बिजी थी और उनका बेटा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। आंटी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब समझा दिया और सारे पैसे आंटी के हवाले कर दिए। फिर आंटी ने मेरे लिए खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो आंटी भी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गईं। आंटी मुझसे कह रही थी कि इसे अपना ही घर समझो, मगर आंटी की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नज़रें चुराकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते थे और मुझसे काफ़ी घुले मिले हुए भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी हुई थी। आंटी की बड़ी बेटी काफ़ी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर पर नहीं है, इसलिए मैं उनके घर पर ही रहूँगा जब तक कि उनका बाप वापस ना आ जाए। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर गुजरी ही थी कि आंटी का बेटा अपने खिलौने को छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी गोद में ही खेलता रहा और फिर सो गया। आंटी उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आईं तो मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गईं कि कहीं उसने अपनी माँ को मेरे इतने करीब आता हुआ देख न लिया हो। वो अपने काम में बिजी थी। आंटी उसको मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा देती हूँ। मैं खामोशी से उठा और आंटी के पीछे चल दिया। आंटी ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटा दिया और फिर एक रूम छोड़कर अगले वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। ये कहते हुए आंटी मुस्कुराईं और एक आंख दबा दी। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा ही उनकी बेटी का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आंटी और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात के 11 बजे तो आंटी अपनी बेटी को सोने के लिए कहने लगी। फिर मैंने भी सोने का कहकर उठ गया। सोना किसे था, बस उनकी बेटी को मुतमईन करना था, तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन 12 बजे के बाद आंटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कमरे में आंटी दाखिल हुई हैं। फिर वो मेरे करीब आईं और मुझसे कहने लगी, उठो और मेरे कमरे में चलो। और इस तरह आंटी मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर आंटी ने अपनी सारी शर्मो हया उतार कर अपने दिल की तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया। और फिर इसी तरह आंटी 4-5 दिन तक मेरे साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रही, जब तक कि अंकल वापस न आ गए। काफ़ी सालों तक आंटी और मेरे बीच ये सब चलता रहा। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।